हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नया टॉपिक और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इससे पहले के वीडियो में हमने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ लिया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और ये भी खास है हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि हमने बताया कि आप लोग का कोर्स तो कंप्लीट हो चुका होगा कोचिंग और स्कूल में, लेकिन यहाँ पर आप कर रहे हो रिवीज़न। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहें, दूसरों को भी मदद करते रहें, क्योंकि शेयर करने से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन किसी का भला हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। और ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये पूछा गया है कई बार एग्ज़ाम में। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम एक तार मान लेंगे, हमारे पास कोई तार है, सीधा तार, ठीक है, और इस तार में आई करंट यानी कि आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसको हमने क्या किया, मोड़ दिया वृत्ताकार में, ठीक है, वृत्त के आकार में हमने इसको क्या किया, मोड़ दिया। देखो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, मोड़ दिया है। और इसमें ये करंट दिखाई गई है, आई करंट फ्लो हो रही है। इसके बीच में ओ बिंदु है, इसका सेंटर, ठीक है, और इसके सेंटर पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि इस तार का छोटा सा टुकड़ा है एक, जिसकी लंबाई है डेल्टा एल। इस तार का एक छोटा सा टुकड़ा हमने मान लिया जिसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल। और ये जो पूरा तार है वृत्ताकार, जो पूरा वृत्त है वो इसी तरह के छोटे छोटे डेल्टा एल लंबाई के टुकड़ों से मिलकर बना है। तो हम इस एक टुकड़े के कारण सेंटर पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे और फिर उसका समाकलन करा देंगे। क्या करा देंगे, उसका इंटीग्रेशन करा देंगे। जब उसका इंटीग्रेशन करा देंगे तो पूरे सर्कल के कारण इस ओ पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास। देखिए बायो सेवर्ट के सहारे हमने क्या सीखा, कोई तार ऐसे होगा सीधा सीधा, तो उसके आसपास कोई बिंदु स्थित होगा, उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर वही तार गोलाकार यानी वृत्ताकार रूप में हो जाए तो उसके सेंटर पर कितना बल लगेगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर ये डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इस छोटे से अवयव की, डेल्टा एल की, इससे जो दूरी है वो क्या मान लेते हैं, हम ए मान लेते हैं। और ये जो है परिधि से जो इसका कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि किसी भी वृत्त की त्रिज्या पर परिधि जो होती है वो लंब होती है। किसी भी वृत्त की त्रिज्या पर, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, परिधि। तो किसी भी वृत्त की त्रिज्या पर परिधि जो होती है वो लंब होती है। लंब का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ से एक काम करते हैं कि इसके कारण, इस छोटे से टुकड़े के कारण इसमें धारा है ना, और जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें धारा है, इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, यानी ओ पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ ना कुछ लगेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो सेवर्ट का नियम कहता है बी होगा किसके बराबर, बी बराबर μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि त्रिज्या लिख के वहाँ पर त्रिज्या आर थी यानी बीच की दूरी आर थी, यहाँ बीच की दूरी क्या है, ए है, तो आर की जगह ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। थीटा आपको कितना निकला था, 90 डिग्री, तो थीटा की जगह पे 90 डिग्री रख देंगे। और साइन 90 का मान आप जानते हो कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा बी बराबर μ0/4 पाई, और यहाँ से आ जाएगा आई डेल्टा एल, क्योंकि इसका मान 1 हो गया, तो आ जाएगा आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आ गया सिर्फ एक की वजह से, ठीक है, ये एक के कारण लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड आ गया। हम क्या करेंगे कि पूरे सर्कल के कारण निकालेंगे। तो पूरे सर्कल के निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा, समाकलन कराना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पूरे वृत्त के कारण ओ पर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कराएंगे क्लोज लाइन इंटीग्रल डेल्टा बी इज इक्वल टू क्लोज लाइन इंटीग्रल μ0/4 पाई, ठीक है। क्लोज लाइन इंटीग्रल को कहते हैं बंद रैखिक समाकलन। तो बंद रैखिक समाकलन क्योंकि ये क्लोज है ना इसलिए, तो यहाँ से आ जाएगा आई डेल्टा एल अपॉन में ए स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को अलग कर लेते हैं और इसको करेंगे तो बी आएगा निकल कर। कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी μ0/4 पाई, क्योंकि उसका समाकलन नहीं होता, नियतांक का समाकलन नहीं होता। आई धारा नियत है, बदलेगी नहीं बदलेगी, जितनी धारा देंगे उतनी ही रहेगी, ठीक है। और ए स्क्वायर
ए स्क्वायर भी नियत है, उसकी त्रिज्या भी नहीं चेंज होगी, वो भी नियत है, ये तो कांस्टेंट है ही है। इतनी चीज़ों को हमने बाहर कर लिया। लंबाई परिवर्तित हो सकती है इसकी, इसलिए लंबाई हमारा परिवर्तनशील है, और इसी का हम लोग क्या करेंगे, नियतांक मतलब इसका ही समाकलन करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसका समाकलन कर दें तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। और इसका समाकलन का मतलब है कि ये जो है डेल्टा एल लंबाई के पूरे घेरे की बात कर रहा है, पूरा घेरा, ठीक है। जहाँ डेल्टा एल क्या है, जहाँ समाकलन डेल्टा एल वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर, ठीक है। क्या होती है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। सूत्र इसका आपको याद रखना पड़ेगा, कहावत से याद कर लो कि आम खाओ चाहे अचार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो अचार जब भी खाओगे तो 2 पाई आर याद आएगा, सर्कल का जो परमामीटर होता है वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो चलिए, तो आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी जगह पर हम लोग लिखने वाले हैं 2 पाई आर, सर्कल की परिधि। पाई से पाई कट जाएगा आपका, पाई से पाई कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 सेकेंड। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई क्योंकि हमने त्रिज्या क्या मानी है, a, तो r की जगह हम r नहीं लिखेंगे, r की जगह a लिखेंगे, यहाँ पर भी a लिखेंगे, ओके। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि a से a भी कैंसिल होगा, a से a भी कैंसिल हो जाएगा, 1 a, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो टोटली यहाँ से जो निकल कर हमें मिलेगा आंसर वो क्या मिलेगा, देखो आंसर जो हमको मिलेगा टोटली वो निकल कर मिलेगा b बराबर म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, और तो कुछ बचा नहीं, और अपॉन में बचा 2a। यही हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है, प्रूफ हो गया ये। अब अगर हम बात करें, जैसे कि हम मान लें कि यदि जो कुंडली हमारे पास होगी, अगर कुंडली में n फेरे हैं, अगर कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n है, ठीक है, फेरों की संख्या n, तो हम फेरों की संख्या से गुणा करा देंगे। b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट n आई, फेरों की संख्या से गुणा करा देंगे, अपॉन 2a, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। समझ में आया? एक बार पुनः रिपीट कर दूं मैं कि सबसे पहले हमने ये सब मान लिया, ठीक है, इसकी त्रिज्या a है, छोटे से अवयव की लंबाई डेल्टा l है, ये O है, इसके कारण इस O पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा हम वो ज्ञात करेंगे। इसके लिए बायो सेवर्ट का रूल लगाएंगे। बायो सेवर्ट का नियम होता है डेल्टा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, बट r हमने मानी है a, तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से थीटा कितना है 90 डिग्री, हमने 90 रख दिया, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 यहाँ रख देंगे तो केवल आई डेल्टा L अपॉन a स्क्वायर बचेगा। ये तो आ गया आपका केवल एक टुकड़े के कारण। हम पूरे वृत्त के कारण ज्ञात करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हमने जब इंटीग्रेशन किया तो नियतांक बाहर आ गया, क्योंकि नियतांक का समाकलन अवकलन नहीं होता है, और बचा केवल ये समाकलन डेल्टा एल। ये डेल्टा एल केवल एक की बात कर रहा था और समाकलन डेल्टा एल सबकी बात कर रहा है, पूरे की। अब पूरा क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, लेकिन आर क्या है, ए, तो हो जाएगा 2 पाई ए, ठीक है। आम खाओ चाहे अचार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, बट यहाँ पर आपकी ए है तो ए करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई ए। अब देखो ध्यान से, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऊपर बचा म्यू नॉट आई, नीचे बचा 2 और यहाँ पर बचा ए, तो हो जाएगा 2a। अब अगर हम करें कि वृत्त के जो हमारी कुंडली है वृत्ताकार, उसमें अगर n फेरे हैं, ठीक है, तो n से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। बस ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आई हो तो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।